नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा है और आज जो है हम बात करेंगे इंद्रवाल को लेकर के कि कहीं न कहीं इंद्रवाल के अंदर आपको पता ही कि इंद्रवाल जो है कितनी खस्ताहाली का शिकार है। शर्मा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहूंगा, कल और परसों रात को जो है बहुत ज्यादा तेज हवाएं हमारे सब डिवीजन छात्रों के अंदर और बहुत सारे गरीबों का नुकसान हुआ है। बदकिस्मती की बात है कि अभी तक भी इंतजामिया का कोई बंदा जो है इन गरीबों का हाल पूछने तक जो है वहां पर नहीं पहुंचा है। सबसे पहले रंगील जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप एक अच्छे रिपोर्टर हो। एक हमारे इंद्रवाल के लिए, मैं खास करके इंद्रवाल की बात करूं, जो आप हर गांव, हर गली, हर महल्ले में पहुंचते हो और वहां की मुसीबत, वहां के हर मुसीबत को हाईलाइट करते हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। रहा सवाल इंद्रवाल का, इंद्रवाल में तो 70 साल से तूफान आते ही रहे हैं। आज नई कौन सी बात है। बहुत सारे गरीबों का जो है आशियाना उजड़ गया है और बदकिस्मती है कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से वहां तक हाल पूछने तक बंदों का कोई नहीं आया। मैं आपको रंगील जी एक बात बताऊं कि अगर इंतजामिया जाएगा भी तो ये कोई पॉलिसी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि अगर किसी का मकान आग से खाक हो जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस से 1,38,000 देते हैं। क्या बनता है 1,38,000 में कभी मकान बनता है। और बाकी जो ये हवा से तोड़ फोड़ हुई है, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, छुट्टियां थी ईद के बाद, दो तारीख तक ये हर जायजा, हर पटवारी, हर जो गिरदावर है, नायब तहसीलदार है, मौके पे जाके जितना जनरल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 10-15 हज़ार से ज़्यादा कभी दिया ही नहीं है। मैंने आज तक जो देखा कि रेड क्रॉस से हमें कुछ इतना खास मिलता नहीं है। लेकिन आपकी जानिब से इन गरीबों लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उनको कि मुझे आने दो। मैं 10 तारीख तक असम्बली है, असम्बली के बाद मैं आ जाऊंगा अपने इलाके में। जितना भी नुकसान हुआ, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मदद करने की जरूरत होगी, मैं तैयार हूं। और मैं अपने ओर से, मैंने ये रखा है कि मैं अपने ओर से पहले इन्हीं लोगों को जो मुसीबत ज़्यादा है, जिनको आज नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं मदद करके रहूँगा। आपसे यह जानना चाहूंगा, आपको भी बखूबी वाकिफ है कि जो हमारे स्कूलों के, खास करके अगर मैं सब छात्रों के अंदर की बात करूं तो चिनगाम के अंदर हाई स्कूल जो है 125 साल पुराना हाई स्कूल है। वहां पर टोटल 13 बच्चों को बैठने के लिए जगह है। उसके लिए आपने क्या कुछ इकदाम उठाए अभी तक? देखिए जी, मैंने हाई स्कूल बिल्डिंग के लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चिनगाम में रखा हुआ है। अपने कैपेक्स जो प्लान हमसे डिस्कस किया गया तो उसमें रखा हुआ है। तो हमारे पास पहले ज़मीन नहीं है, ज़मीन ही कोई नहीं देता है, क्योंकि जो ज़मीन देता है उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। मैंने गवर्नमेंट से अर्ज़ की है, अपने सरकार से, अपने उमर साहब से, कि भाई आप जो लैंड डोनर है, कम से कम उसका एक सदस्य घर से तो कम से कम 4th क्लास मुलाजम लगे, ताकि उस लालच में आके बेचारा वो कम से कम हमें ज़मीन 2 कनाल 3 कनाल नहीं, क्योंकि हमारे लोग लैंडलेस है। हमारे पास तो लैंड है ही नहीं। अब जिसके पास भी होगा तो मैं कोशिश करूँगा। और हमारे पास जो आरएनबी की लैंड है चिनगाम में, जो ज़ाया है इस वक्त, वहाँ कोई ऑफिस नहीं है, जो ग्रिक के पास गई, ग्रिक के बाद अभी खाली पड़ी है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने ऑनरेबल सीएम साहब से बात करके, एजुकेशन मैडम साहिबा, मंत्री जो ऑनरेबल मंत्री मैडम साहिबा है, उससे बात करके मैं वो लैंड ट्रांसफ़र करवाऊंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो तब जाके हमारी, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं जिस प्रोसेस में हूँ, क्योंकि चिनगाम में हायर सेकेंडरी की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चों को 50-60 किलोमीटर हाई सेकेंडरी आना पड़ता है। हमारी बच्चियाँ 10वीं के बाद पढ़ाइयाँ छोड़ देती है। तो वो प्रोसेस चल रहा है, फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बन रही है, 3 बार अभी तक उसका हुआ। मैंने ये कहा है कि मुझे 3-4 हाई सेकेंडरियाँ जो चाहिए, मुगल मैदान, छात्रों ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में 2-2 हाई सेकेंडरी की अजहद जरूरत है। तो शायद उम्मीद है मुझे कि इस साल हमें वो मिल जाएगी। अगर हम बाकी स्कूलों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे सीटें जो हैं वहाँ पर वैकेंसी हैं, क्योंकि हर स्कूल में जो है कहीं ना कहीं स्टाफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ है, वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं। और इन जो वहाँ पर सीटें वैकेंट हैं, उनको कब तक आप फिल करवाएंगे? देखिए, ये हमारी मिनिस्टर साहिबा ने असम्बली में जवाब दिया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जल्दी ये सीटें, जो जितने टीचर है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको एसएसआरबी को रेफ़र किया जाएगा। तो
जल्दी इस पे काम होगा, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में 60% एजुकेशन में या हेल्थ में किसी सेक्टर में स्टाफ है ही नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़े अरसे से ये गैप है, इसको फिलअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी जानिब से अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम की, आपके घर के सामने एक अस्पताल बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, सेंगपोरा के अंदर बिल्डिंग बनी है, सिगदी के अंदर बिल्डिंग बनी है, उनमें कोई डॉक्टर रही नहीं है। लोग आज भी जो है उनको सफर करना, अगर बुखार की दवाई लेनी पड़ेगी तो फिर उनको जिला हेडक्वार्टर के इस्तवार का रुख करना पड़ता है। ये बदकिस्मती है। आपने सुना होगा, मैंने असेंबली में भी ये सवाल उठाया, और एक मुझे ऑनरेबल मंत्री हेल्थ मैडम साहिबा ने 2 डॉक्टर तो दिए थे छात्रों के लिए कि एक को इंद्रवाल में लगाया जाएगा, एक को कुछाल में लगाया जाएगा। फिलहाल उसके बाद और भी डॉक्टरों की कमी दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि शाम को डॉक्टर आए और उन्होंने ज्वाइन किया और सुबह आके उन्होंने बीएमओ मैडम साहिबा को इस्तीफा पेश किया। तो आप क्या करोगे? अब डॉक्टर ही नौकरी नहीं करना चाहता है गांव में, तो एक एमएलए क्या कर सकता है उसमें? एमएलए का काम है कोशिश करना और स्टाफ, क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग है वहां पर बिल्कुल बनी है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में 1-2 महीने में ये सारी बिल्डिंगें हैंड ओवर होगी। और मैंने अस्पताल बिल्डिंग के लिए भी पैसा रखा, चिनगांव में भी रखा, इंद्रवाल को और जो 30-40 लाख की जरूरत है उसमें पैसा रखा, और सिगदी में पैसा रखा। हर जगह मैंने हॉस्टल के लिए पैसा रखा, छात्रों में मेंटेनेंस के लिए हॉस्टल को पैसा रखा, और छात्रों में 30-40 साल से हमारी पीएचसी है, उसको सीएचसी बनाने का काम मैं करूंगा, क्योंकि सीएचसी होगी पूरी सब डिवीजन में एक ही पीएचसी है, तो उसको सीएचसी बनाना ज़रूरी है। और एक ट्रामा सेंटर जो होता है इमरजेंसी हॉस्टल, उसको मैं चिनगाम एरिया पाहलगोड़ा से वटसा डांगर नाला से लेके चिनगाम तक जहां भी हमें जगह मिलेगी वहां एक हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि इमरजेंसी में जो एक्सीडेंट होते हैं, सेंथन में होते हैं, बाकी जगहों पे होते हैं, ताकि फौरी तौर वहां के उस वक्त हादसे में उन लोगों को फर्स्ट एड मिले। चिनगाम इलाका इतना बड़ा इलाका है, और वहाँ शानगाम में जो एक छोटा सा हॉस्पिटल पहले भी था, वहाँ पर पहले डॉक्टर बैठा करते और आज वहाँ पर सिर्फ एक डेंटिस्ट रखा है। वो क्या करे? मैंने यही बोला कि 5 एनटीपीएसी हैं मेरी, जो मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वहाँ या सुपरवाइजर या एक एनओ का काम चला रहा है। तो बाकी डॉक्टर की 2-2 पोस्टें हैं, 3-3 पोस्टें हैं खाली पड़ी हुई हैं। तो अब सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, कोशिश है कि जल्दी ये पोस्टें फिलअप की जाए। छात्रों के अंदर अगर हम इंद्रवाल की बात करें तो मड़वा वार्ड 1 जो है इंटरनेट से कटअप है, और उसके साथ ही आपके गांव के साथ ही एक गांव नाइदगाम इलाका आता है, वहां पर भी नेटवर्क नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खावड़ा की मैं बात करूं, बड़े ऐसे इलाके हैं जहां पर फोन कॉल करने के लिए नेटवर्क दस्तयाब नहीं है। और आज हमें आप आश्वासन दीजिए ऑन कैमरा कि कब तक आप वहां पर टावर लगवाएंगे? इस साल, ये जो आने वाला साल है, आने वाले 10 तक ये नेटवर्क प्रॉब्लम जहां भी है, नाइदगाम है, चिनगाम है, वटसर है, डांगर नाला है, खावड़ा है, जहां भी हमें जरूरत पड़े, मैंने बीएसएनएल हेड ऑफिस से बात की है, वो उनके सीईओ से बात की है। उसने विश्वास दिलाया मुझे कि इस साल में आपको सारे जितने टावर जहां जरूरत है, मैं चाहता हूं कि सिंथन में जब हादसा होता है वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमें 4 घंटे पता नहीं चलता है किसका एक्सीडेंट हुआ, तब तक वहां से कोई उन पेशेंट को उठा ही नहीं पाता है, जब तक कोई गाड़ी नेटवर्क में नहीं पहुंचती, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूं इस हाईवे को भी नेटवर्क की इसमें कनेक्टिविटी में लाया जाए, ताकि हमें फिल फॉर हादसे का पता चले। आपसे ये जानना चाहूंगा, मड़वा और वार्ड 1 जो इंद्रवाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हाल ही में वहां से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि लोग जो हैं खुद ही सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। आखिर जिन लोगों को वहां पर उस सड़क से बर्फ हटाने का काम दिया गया है वो टाइमली नहीं करें, उन लोगों का कहना है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये एक ड्रामाबाजी है। कहीं 2-4 बच्चे मैंने भी देखा, 2-4 बच्चे किसी सियासी वो एंगल से लिए, उठाया, बर्फ वीडियो बनाई, मशीनें वहां हैं। हमारा AWE PMGSY मड़वा जो है, वार्ड 1 जो है, वो बाई फुट मरगन टॉप से चला गया सामान लेके, मशीन खराब हुई थी, वो एक दिन चला, दूसरे दिन रात के 3 बजे वो वार्ड 1 में पहुंचा। ये ड्रामे नहीं चलेंगे, काम चला है, मरगन टॉप को दोनों तरफ से काम लगा है, अंदरूनी जो रास्ते हैं उनको भी खोलने का काम किया जाता है। कोई इतना नहीं है कयामत आ जाती है, फार फ्लंग एरिया है, कभी मशीन खराब हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है। ये अजनबी नहीं है कि बस रात को बर्फ पड़ी सुबह हटाई जाएगी। और ये मैंने हिस्ट्री बनाई थी कि
फरवरी के महीने में ही मैंने गाड़ी पहुंचाई थी वार्ड 1 में मड़वा में। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि बर्फ इस साल लास्ट सीजन पे ज्यादा पड़ी और आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर इस रोड को बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा और हर फैसिलिटी वहां दी जाएगी। नेटवर्क कब तक पहुंचाएंगे मड़वा वार्ड? नेटवर्क आपको 2 महीने के अंदर अंदर मड़वा वार्ड में जितने टावर बने हैं, केबल है, उसको वो 90% तैयार है, उसको ठीक करवाना, उसको चालू करवाना मेरा काम है। बस जैसे ही रास्ता खुलता है, जितने टावर बने हैं उनका सामान जाएगा, उनको फिट हो जाएंगे और नेटवर्क प्रॉब्लम इस साल में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी 1-2 महीने में माड़वा वार्ड में। तो जो लोगों की अरसे दराज से मांग थी भूंदा चंजर टनल, उस पे क्या कुछ काम? वो तो आपने असेंबली में देखा, हर चीज है उसमें ऑलरेडी जब मैंने जीता था, मैंने श्रीनगरी ऑनरेबल अपने सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को एक डीओ लिखा था कि भूंडा चंजर टनल और दर्दपोरा तो सईद रहमान जो मड़वा वार्ड 1 को मिलाएगा कश्मीर के साथ, मड़वा भी मिल जाएगा। और ये जो भूंडा चंजर टनल है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मड़वा वार्ड 1 को मिलाने का काम करेगा। ये असेंबली में मैंने बोला और इस पे मंत्री ऑनरेबल आरएनबी मिनिस्टर साहब ने जवाब भी दिया कि पहले सिंहपुरा का टनल जो सैंक्शन है और डिसैंक्शन हुआ है, दूसरी स्कीम में सैंक्शन करवाना है। 1-2 महीने में उसका काम टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसकी डीपीआर भी बनना शुरू क्या हो उम्मीद लगाई कब तक जो है ये टनल लगेगा? नहीं टनल कौन सा चंजर भूंडा? नहीं, देखिए पहले डीपीआर बनेगी, फिर इतनी एनओसियां होती है। ये टनल बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस पे प्रोग्रेस चलेगी, काम चलेगा, डीपीआर बनेगी, एनओसियां बनेगी, फिर सैंक्शन करवाना तो लास्ट की बात है। जब तक डीपीआर नहीं बनेगी तो सैंक्शन कहां से होगा? तो उसके लिए मुझे अपने ऑनरेबल सीएम साहब को कुछ भी करना पड़ेगा, वो दिल्ली से राब्ता करेंगे, दिल्ली जाएंगे और वो सैंक्शन लाएंगे। आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं छात्रों की बात करूं कि छात्रों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं, जैसे दिछड़ इलाका है, आज भी उनको पेशेंट को 10 किलोमीटर नीचे कंधे पर उठाकर जो है सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। तो वहाँ के लिए कब तक जो है? मैं आपसे वादा करता हूँ, ऐसा एक ही दिछड़ नहीं है, बहुत सारे इलाके हमारे छात्रों मुगल मैदान में है, गौजुआ में है, हर जगह है। और मैं उनसे वादा करता हूं कि आने वाले दिसंबर तक में दिछड़ हो, शिड़ी हो, अपना डिडील कोट वगैरह, ये जितने एरिया हैं हमारा, पहलगाम हो, मतलब पहलगाम के बाद हमसे ज्यादा से और दूर है बनगाम हो, पेटगाम हो, थलवालन हो, ऐसी जैसे जितनी रोडें हैं अगले आने वाले दिसंबर तक में गाड़ी में जाऊंगा, ये वादा है उन लोगों के साथ। लोगों की उम्मीद थी जो कि इलेक्शन से पहले जो नजला, आप नजला की बात करोगे, नजला मेरा रिश्तेदारी है, मेरा नानहाल है, मेरी साली वहां रहती है, उनको भी 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वो रोड भी इस साल शुरू हो जाएगी और बिल्कुल 2026 में कोई इलाका में वादा करता हूं अपने अंदरवाल से, कोई इलाका नहीं होगा जहां गाड़ी नहीं पहुंचेगी। आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आपकी सरकार के साथ साथ आपने भी जो है अपने लोगों के साथ वादा किया था कि हम आप लोगों को जो है फ्री बिजली दे देंगे और हर महीने जो है हम आपको एक सिलेंडर दे देंगे। और कहीं ना कहीं असेंबली के बाद जो है जो जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनने AOI की बात की, और आपको पता ही है कि हमारे इंद्रवाल के अंदर टोटल 1% AOI है। और अगर हम BPL कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के लोग हैं वो भी काफी ज्यादा गरीब हैं। और क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे लोगों को, कब तक जो है वो फ्री बिजली और फ्री सिलेंडर इंद्रवाल के लोगों को मिलेगा? मेरी बात सुनो रंगील जी, आप मकान बनाना शुरू कर दोगे, पहले प्लान दोगे कि छत दोगे? पहले न्यू से ही शुरू होगा ना। हमने बुनियाद डाल दी, AOI को हमने ले लिया। इसमें आने वाले अगले सेशन तक, सितंबर अक्टूबर तक जो दूसरा सेशन होगा, तब तक स्टेट में भी कुछ यहाँ UT है, कुछ होगा। जब पैसा होगा तो तभी हम सारे वादे पूरे कर सकते हैं, लेकिन वादा पाबंद है जो हमने बोला है। आने वाले सेशन तक BPL को भी इसमें लाया जाएगा और उसके दूसरे सेशन तक फिर जनरल कैटेगरी को भी इसमें लाया जाएगा। ये हमारे ऑनरेबल CM साहब का वादा है और हम करते रहेंगे। इसमें और भी परेशानी है, हमारे जितने डेली वेजेस से हैं, GRS है, NYC है, PHE है, PDD डिपार्टमेंट के हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं बेचारे, CSC ऑपरेटर हैं, बाकी हैं, बहुत सारा जो है उनको भी 6 महीने के बाद कंटिन्यू करने की कोशिश की जाएगी और जिसकी कमेटी ऑनरेबल CM साहब ने बना भी दी है। तो अभी तो 6 महीने हुए, हमें तो 60 साल नहीं दो, हमें 6 महीने में 1.5 साल तो दो ना अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए।
किश्तवाड़ के अंदर जो है एहतजाज हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारी हक हमको दो, फ्री बिजली हमको दो। उसको आप किस नजरिया से देखते हैं? क्योंकि जो जिला किश्तवाड़ है वो प्रोजेक्टों का हक। मैंने ये हर जगह बोला, मीडिया में भी बोला, असेंबली में मैं बोला, और प्राइवेट बिल मैंने रेजोल्यूशन भी लाया है इसके लिए। मैं उस मुहिम के साथ खड़ा हूं, और जब तक ये हमें हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा वादा है चिनाब वैली से, हमें चिनाब वैली है, हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ नहीं है, ये जमीन चिनाब वैली की है। 5 प्रोजेक्ट रामबन से लेके हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट तक जो बने हैं, कुछ तैयार, 2 तो तैयार हैं जिनका पावर बेचा जा रहा है, और 3 तो और बन रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ही सिर्फ लैंड और हमारे पास ही सिर्फ पानी है चिनाब वैली में, बाकी तो कहीं गुंजाइश नहीं है इनको। सबसे ज्यादा अगर बिजली कोई पैदा करता है वो जिला किश्तवाड़ पैदा करता है। बिल्कुल, तो ये हमारा हक बनता है, मैं इस लड़ाई में साथ हूं उनको। पहले तो हम प्यार की भाषा समझाएंगे, अगर नहीं तो दूसरा रुख भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं उन लोगों के साथ खड़ा। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की बाकी हिस्सों की तरह अगर मैं अपनी सब डिवीजन छात्रों की बात करूं या इंद्रवाल की बात करूं, तो बहुत सारे कुदरत के खूबसूरत जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर हैं जो जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे मैं फामर वैली की बात करूं तो जन्नत से कम नहीं है, मावरनाग की बात करूं, साटाप की बात करूं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। प्यारेलाल शर्मा जो है कब तक इन जगहों को जो है टूरिज्म में फैलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसे मौसम ठीक होता है, जो अप्रैल मई 15 अप्रैल तक जहां बर्फ हटती है, क्योंकि इन जगहों पे जैसे हमने सर तालाब तक रोड पहुंचाने की, सर्वे पहुंचाने का काम करना है, डीपीआर बनाने का, कलनाग में है, जैसे गनुआड़ है, मावर तालाब है, ऐसी जैसी जगहों के लिए रोड बनाने के लिए पहले तो सर्वे करनी है, पहले डीपीआर बनानी है। तो जब इंजीनियरिंग नहीं पहुंच पाएगा तो ये इस साल में कंप्लीट हो जाएगा, और ये रोडें भी सैंक्शन हो जाएंगी, इनका काम भी शुरू हो जाएगा। और जो बाकी मेन है हमारा, जैसे आप मुगल मैदान से ही शुरू हो जाओ, मुगल मैदान, छात्रों, चिनगाम, वटसा, डांगर नाला, सिंथन मैदान, सिंथन टॉप, जो हमारा खूबसूरत एरिया जो हाईवे पे चल रहा है, उसका मैंने पहले भी डीओ दिया था। परसों भी मैं अपने ऑनरेबल सीएम साहब से मिला, उसको डीओ लेटर दिया कि कहाँ कहाँ सिंहपुरा टनल पॉइंट है हमारा, ये सारा जहां रोड जाती है इसको डेवलप के लिए में लाया जाए, या मुझे इंद्रवाल में नई टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए ताकि पैसा सेपरेट आ जाए मेरा। और के लोगों की मांग थी कि कम से कम फार्मर के लिए जो है हमें सड़क चाहिए ही चाहिए। अगर फार्मर टूरिस्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो बेरोजगार नौजवान है कम से कम वो भी अपना रोजगार 1-1.5 साल में आप पहले डीपीआर मुझे बनाने दो। डीपीआर के लिए ऑनरेबल आरएनबी मिनिस्टर ने लिखा है चीफ इंजीनियर को, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ लेटर कि आप चीज की डीपीआर दे दो, अंडर नाबार्ड ये स्कीमें डालनी है। ये मैं आपको डीओ दिखाता हूँ, उन्हें लेटर लिखी है चीफ इंजीनियर को। लेकिन मैं तभी बोल रहा हूँ कि जब तक बर्फ नहीं पिघलेगी तो सर्वे कहाँ से होगी? सर्वे होगी, डीपीआर बनेगी, तभी रोड सैंक्शन आएगी। और मैं चाहता हूँ कि 1-2 साल में ये पूरी रोडें जहां जहां टूरिस्ट स्पॉट हमारे हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और फिर हम उसको टूरिस्ट हब बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टूरिस्ट कश्मीर जाएगा और सिंथन टॉप से फिर एक बार हमारे एरिया में आएगा, वो 10-10 दिन का स्टे करेगा हमारे। आपसे ये जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो अपोजिशन में शेख जफरुल्लाह है वो बहुत सारे इल्जाम जो है आप पे आयद करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शेख जफरुल्लाह को? देखो जी, शेख जफरुल्लाह में वो डीडीसी है बेचारा, कोई बात नहीं, उसको मैंडेट दिया था कांग्रेस ने, उसको अलायंस कैंडिडेट बनाया था। वो जो वोट मिला है उसको, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, कुछ कांग्रेस का थोड़ा बहुत था। तो मुझे उसको कुछ नहीं कहना, मुझे इसको इतना ही कहना है कि 5 साल मुझे लोगों ने दिए हैं, 5 साल मुझे चुन के भेजा है। अगर 5 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको पूरा हक है, मैदान में आ जाइए और इंद्रवाल पे कब्जा। वो ये भी कहते हैं कि एमएलए इंद्रवाल जो है वो पिछले 6 महीने से गायब हैं। आप मुझे बताओ रंगील जी, चलते हैं कल, मैं बैठूंगा पासरपुर में या छात्रों में, क्या वहां से मैं सेक्रेटरी में काम कर सकता हूँ? वहाँ मैं टूरिज्म पे बात कर सकता हूँ, वहाँ मैं बेरोजगारी पे बात कर सकता हूँ, वहाँ मैं रोड्स बनाने का काम कर सकता हूँ। मुझे लोगों ने भेजा है सेक्रेटरीट में काम करने के लिए। मैं सुबह निकलता हूँ और शाम को आता हूँ, सारे लोग जानते हैं। जितने में मेरे इंद्रवाल के लोग मेरे पास आए, उन्होंने देखा मेरे साथ सेक्रेटरी तक चले, उन्होंने कहा ये आपकी हिम्मत है, आप सुबह निकलते हो और भूखे शाम को आते हो। मेरा काम है जो मुझे लोगों ने जिस काम के लिए भेजा है, ईमानदारी से करना, घर में नहीं बैठना। घर में वो बैठेगा जिसको कोई काम नहीं करना होगा। जो मैंने काम इन 6 महीने में किए हैं उसका रिजल्ट आपको 6 महीने में पता चलेगा कि मैंने क्या किया है और किस किस पे काम किया है। असेंबली की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो असेंबली के साथ आपके ही साथ में एक शख्स जो है नजर आते हैं, एमएलए डोडा महराज मलिक।
बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं जम्मू कश्मीर में, अक्सर जो है बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप मुझे ज़रा बताएं, आपके साथ जो है अक्सर हमने जब भी असेंबली में देखा तो आपके दाएं बाएं साइड में ही बैठते हैं, तो आप क्या समझते हैं मेराज मलिक जो है क्या नई आवाज़ बनी है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए मैं महराज मलिक की इज्जत करता हूँ, नौजवान है, पढ़ा लिखा जवान है, उसको लोगों ने चुन के भेजा है, एक जज्बाती लीडर है, दानतदार है, ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका काम है कि वो अपनी चुनाव वैली की आवाज़ उठाए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों की आवाज़ उठाए, जम्मू कश्मीर में बाकी ये आज 6 महीने में हमें हिसाब मांगते हैं बीजेपी वाले। वो तो सही कह रहा है कि 10 साल का तो हिसाब दो, फ्रंट या बैकडोर पे आप ही के तो सरकार चल रही थी कल तक, तो आप पिछला हिसाब दो, हम 5 साल के बाद लोगों को हिसाब देंगे कि हमने क्या बोला था, हमने क्या किया। तो 6 महीने में अभी तो हम दरवाजा भी सही नहीं है हमें सेक्रेटरीट का, तो हिसाब मांगना शुरू हो गए। पिछला हिसाब दो ना, जो जेजेएम में घोटाला है, बाकी चीजों में है, जो आपने भर्तियों में पेपर्स लीक करवाए, जो जिन बच्चों को आज तक 3-3 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा है, रेलवे में है, बाकी चीजों में कहाँ नहीं घोटाला है इनका। तो ये चीजें वो उछालता है, सही करता है, जज्बाती है। तो चुनावेली वैसे बिल्कुल सरकार का हिस्सा हम दो ही हैं चुनावेली से, एक महराज मलिक, एक प्यारेलाल शर्मा। बाकी तो बीजेपी के एमएलए हैं, साथ साथ में तो हैं चुनावेली के दोनों, और नए दोनों हैं, तो हमें तो जगह मिलेगी एक ही जगह। इंद्रवाल की हम बात करें तो जेजेएम जो है बहुत बड़ा घोटाला है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर का भी है और उसके साथ इंद्रवाल का भी बहुत बड़ा घोटाला है। और जहां पर एक साइड से यह दावा किया जाता है कि हम साफ पीने का पानी पहुंचाएंगे, और अभी भी बहुत सारी ऐसे पाइपलाइनें जो आधी अधूरी छोड़ी गई, और जो पाइपलाइनें लगाई गई वो पूरी तरह से नहीं लगाई गई। जेजेएम की बड़ी हाई लेवल की इंक्वायरी हुई, उसकी कमेटी बनी है, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कमेटी बनवाई है उसके जल्दी कमेटी के नाम आ जाएंगे, कौन मंत्री उसमें रहेगा, कौन कौन एमएलए उसके मेंबर्स रहेंगे, चेयरमैन कौन रहेगा, और उस पे इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इंद्रवाल में कब तक आप कार्रवाई करेंगे? ये इकट्ठा कार्रवाई होगी, 1 महीने का वक्फा दो, हमें पूरी कमेटी बनने दो। आप देखो ये जेजेएम का घोटाला कैसे बाहर आता है। वीडीसी या वीडीजी की मैं बात करूं, और एसपीओ जो है बिना तनख्वाहियों के हैं, क्योंकि जो मिल्टन सी है कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में जो है अपने पाँव पसार रही है, तो कहीं ना कहीं जो वीडीजीज हैं वो कहीं ना कहीं कमर की हड्डी है। अगर हम बात करें चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की करें, इंडियन आर्मी की बात करें, कहीं ना कहीं जो है जो किश्तवाड़ के अंदर भी है जो है अब मिल्टन सी जो है अपने पाँव पसार रही है, और जो बेरोजगार नौजवान है उनको वीडीजीज को जो है गन्ने दी गई है, मगर लो पैसे में उनको हमें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। ये सवाल आप बीजेपी वालों से करो, जिन्होंने एसपीओ वीडीसी एसपीओ को और वीडीजी वालों को, जो नाम वीडीसी नाम था वीडीजी बनाया, जिन्होंने उनको डिमोशन की और 3-3 साल से वीडीसी एसपीओ को तनख्वाह नहीं है, उनको धोखा दिया गया। उनको कहा ये 3-3 जो वीडीसी एसपीओ है इनको हम लाइन में ड्यूटी लगाएंगे, आप हमें वोट करो, हमें जिताओ, हम 3-3 वीडीसी एसपीओ नए लगाएंगे, या सबको बराबर तनख्वाह देंगे, 10-10 हजार तनख्वाह दे देंगे वीडीसी में। सुनो, आप 4,000 पे पहुंचाया, हमारी कोशिश है, हम लड़ेंगे, होम हमारे पास नहीं है, जब स्टेट वापस आएगी मैं पूरा इंसाफ दिलवा दूंगा उनको। लेकिन ये अभी बीजेपी की सरकार में है, होम मिनिस्ट्री में आता है, तो बीजेपी के इतने एमएलए हैं, उनको चाहिए शोर उठाना और जाना कि दिल्ली से एचएम से इनको सैंक्शन करवाना, पुरानी तनख्वाह दिलवा देना, और नए जो इनको इस बार भी इलेक्शन में गाने बांटी गई, आपको ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ वोट लिए, उसके बाद उनकी तरफ कोई देखता नहीं। इंद्रवाल के बेरोजगार नौजवानों ने गन्ने पकड़ी हैं, उनके लिए जो है प्यारेलाल शर्मा शोर उठाएंगे। 100% क्यों नहीं उठाऊंगा। एक तो उनकी जान जोखिम है, ना वो गन वापस दे सकते हैं ना कुछ, और मिल्टन सी है इस वक्त जो है काफी बहुत ज्यादा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इस पे एलजी साहब को एक वफद जाएगी एमएलए की, जो चुनाव वैली के, खास करके मैं चुनाव वैली के एमएलए की बात करूं, खास वो बीजेपी के हो या हमारी पार्टी को कोई भी हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हमें चाहिए उनके पास जाना और इनका मसला हल करवाना, ताकि ये आने वाली जो मिल्टन सी पैदावार बन रही है इसके अगेंस्ट काम करे। पहले भी एसपीओ और वीडीसी ने ही काम किया था, एज ए सोरस, एज ए जो भी किया, वीडीसी एसपीओ, लोकल एसपीओ और वीडीसी वालों ने वही एक सोरस बन के कि देखो आप एक आर्मी अफसर जो हिमाचल से आए, आंध्र प्रदेश से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, उसको क्या पता छात्रों का इलाका
किस एरिया में कहाँ पड़ता है। तो उस टाइम भी जो मिलिटेंसी खत्म की थी वो टोटल से टोटल वहाँ के लोकल एसपीओज और वीडीसी वालों ने। लास्ट पे आप इंद्रवाल के गरीब आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहता हूं उनको कि आप मेरी जान हो, इंद्रवाल के लोग मेरी जान है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं हर चीज जो मैंने इंद्रवाल के लिए बोली है, और आने वाले मुझे जो किसी को आपने 18 साल दिए, मुझे 18 महीने दो, ये सारी कमी मैं 18 महीने में। प्यारलाल शर्मा वादा बंद है बिल्कुल 100%। बहुत फिर तो मैं इस्तीफा जेब में लेके घूमता हूँ। जिस टाइम में मैं ये सोचूंगा कि मैं वादा पूरा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं इस्तीफा सौंप दूंगा ऑनरेबल हाईकमान को। मैं वो ये नहीं हूँ कुर्सी पे बैठने आया हूँ, लेकिन विश्वास रखे मुझ पे, मैं हर गरीब की मदद करूंगा। सबसे पहले आपको पंचायत जो ब्लॉक में छोटे मोटे काम होते हैं उनको टेंडरिंग प्रोसेस किया है। 36,000 से ऊपर आप किसी को काम नहीं दे सकते, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला है। टेंडर डाल के भी लोग सिर्फ पैसा निकालते हैं, काम नहीं करते मौके पे, क्योंकि 50-50% डालते हैं। तो हमने सरकार से, मैंने कश्मीर की असेंबली से लेके जम्मू की असेंबली तक चलाए हैं कि कम से कम 3 लाख जो इसमें आरडीडी डिपार्टमेंट में काम होते हैं वो एज ए ग्राम सभा करके लोकल लेवल पे वहां के लोगों को दिया जाए। एक काम सही होगा, दूसरा ये होगा कि वहां के बेरोजगार जो बच्चे हैं वो एडजस्ट होंगे और उनको कम से कम अपना खुराक चलाने का, साल चलाने का, अगर एक ही काम वो लाख रुपए का साल में करेंगे, कम से कम 20,000 रुपए वो वहां से कमा के अपना जेब खर्चा चलाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जो एमजी नरेगा की वेजेस हैं अभी भी जो हैं गरीब आदमी को नहीं मिली हैं, और जो मटेरियल लगभग एक पंचायत के अंदर 60 लाख रुपए का मटेरियल आता है। बहुत सारे जो रसूखदार ठेकेदार हैं उन लोगों ने टेंडरिंग डाली, मगर आम गरीब को जो है आज भी मटेरियल नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी में हो रही है वो आरडीडी डिपार्टमेंट में हो रही है। कुछ पैगाम देना चाहेंगे आरडीडी डिपार्टमेंट के उन मुलाजमों को? नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको बता दूंगा, ये जो प्लान था जो 2023-24 का था, जो आज चल रहा है जी, 24-25 का था, अब 25-26 का प्लान तो अब चलेगा ना अप्रैल से, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप देखोगे मैं खुद कैसे सिस्टम ठीक करता हूं। ये पुराना उन्होंने ही वेंडर बनाए थे, जो काबिज थे उनके ही लोग थे, उनको ही रखा, उनके ही लोग आज भी पैसा खा रहे हैं, आज भी करप्शन वही कर रहे हैं। क्योंकि वो नॉमिनेट पहले किए गए थे, वो किसी ने जो वहां का नुमाइंदा था उसने वो चमचे रखे हुए थे। आगे आने वाले वक्त के आने वाला जो अगला प्लान है उसमें मैं खुद सिस्टम ठीक करूंगा, वादा बांधू मैं। और आज किसी के 50 दिन है, किसी के 60 दिन, किसी के 80 दिन, हाजिरियां भी पूरी नहीं हुई। हाजिरियां इसलिए पूरी नहीं हुई कि आने वाले जब सीजन खत्म होता है, जब बर्फ पड़ने की कगार पे होती है नवंबर-10 में, तब प्लान सैंक्शन किया जाता है। जो आरडीडी के मुलाजमी वो पिक एंड चूज की पॉलिसी आज भी इख्तियार करते हैं। मैं वादा बंद हूं कि इस सिस्टम को मैं सुधारूंगा, करप्शन खत्म करेंगे आरडीडी। मुझे आने दो यहाँ से, मैं पूरी मीटिंग बुलाऊंगा, सारे अफसरों को बुलाऊंगा, सारे आरडीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको एक हिदायत में करूंगा मीटिंग में। अगर उसके बाद भी कोई गलत करेगा उसका नतीजा आप खुद देखो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दोस्तों। और साथियों, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा, और बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने खुल के बात की। जो लोग ये कह रहे थे कि प्यारेलाल शर्मा जो है इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछले 6 महीने से गायब है, और कहीं ना कहीं प्यारेलाल शर्मा का साफ ये कहना कि अगर मैं घर में बैठूंगा तो असेंबली और सेक्रेटरीट में काम कौन करेगा। नाज़रीन, बोर्ड वाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील।